जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 14 और 15 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस करेंगे और हर बार की तरह ये करंट अफेयर्स भी PIB, द हिंदू, लाइव मिंट, हिंदू बिजनेस लाइन जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर से लिया गया है ताकि आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो तो आप आसानी से इसको आंसर कर पाएँ। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ सेगमेंट पे जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स से। तो पहली न्यूज़ है साथियों INS अंजदीप को लेकर। ठीक है, तो ये INS अंजदीप है, ये थर्ड एंटी शैलो वाटरक्राफ्ट शिप है। ठीक है, एंटी शैलो वाटरक्राफ्ट शिप है। ठीक है, और ये इनको किसने बनाना है? इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स बनाया है, जो कि लोकेटेड है कोलकाता में। ठीक है, तो अंजदीप जो है, दिस इज द थर्ड ऑफ 8 शिप्स ऑफ ASW, मतलब एंटी शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, तो ध्यान देना ये थर्ड शिप है आउट ऑफ 8 शिप्स। ठीक है, थर्ड शिप है आउट ऑफ 8 शिप। इसके बाद ये न्यूज़ है, ये द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 8 ASW शिप्स वॉज साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो 4 शिप्स जो हैं ASW 4 शिप्स वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बनाएंगे JRSE, और जो 4 हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है L&T शिप बिल्डिंग कट्टुपल्ली को। ठीक है, और ये जो अंजदीप है ये किसके क्लास में आते हैं? ये सब अर्नाला क्लास में आते हैं। ठीक है, अर्नाला क्लास में आते हैं, विच विल रिप्लेस द इन सर्विस अभय क्लास ASW कॉर्वेट्स ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, तो एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में ये यूज होंगे। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड का मतलब 8 शिप्स में थर्ड नंबर पे है ये अंजदीप। ठीक है, ship has been named Anjadip to signify the strategic maritime importance according to the island of Anjadip located off कारवार रीजन। तो ठीक कारवार रीजन जो है उसका ही एक आइलैंड रीजन है अंजदीप, उसी के नाम पे इसको रखा गया है एंटी शैलो वाटरक्राफ्ट शिप। ठीक है साथियों, तो ये थर्ड है आउट ऑफ 8 शिप्स में। इसको किसने बनाया है साथियों? गार्डन रीच शिप बिल्डिंग से। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? गार्डन में डिप करना है। ठीक है, गार्डन में डिप करना है, तो डिप है क्या? आप याद रखें गार्डन के नाला में डिप करना है। ठीक है, नाला, नाला में डिप करना है। तो डिप से याद रखिएगा अंजदीप, गार्डन से इसको कौन बनाया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स मीटिंग, और नाला से अर्नाला क्लास को ये लोग बिलोंग करेंगे। ठीक है, विच विल रिप्लेस अभय क्लास। ठीक है, इन सर्विस अभय क्लास, ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, याद रखिएगा। ठीक है, अभय क्लास को ये रिप्लेस करेगा कौन? अर्नाला। ठीक है, अर्नाला की कौन सी शिप है? अंजदीप। ये कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। ठीक है, आउट ऑफ 8 शिप्स। इसको किसने बनाया है? जहाँ पे डिप करना है गार्डन में, गार्डन के नाला में डिप लेना है। ठीक है, डिप करना है, गार्डन के नाला में डिप करना है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, नाला से अर्नाला और डिप से अंजदीप। ठीक है साथियों, और DIP आप याद रखेंगे, डिप याद रखेंगे, डिप में 3 लेटर है, तो ये थर्ड शिप है। ठीक है, अंजदीप जो है ये थर्ड है ऑफ 8 शिप्स ऑफ ASW शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों संशोधक को लेकर। तो ये फोर्थ शिप है ऑफ सर्वे वेसल। ठीक है, इसका मेन काम क्या होगा? सर्वे करना। ठीक है, कोस्ट पे सर्वे करना। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होगा? सर्वे करना। तो ये सर्वे वेसल है। ठीक है, क्या नाम है इसका? संशोधक, और ये फोर्थ शिप है। अभी हम लोग आगे देखेंगे आगे वाली स्लाइड में कि इसके पहले 3 कौन से सर्वे वेसल शिप्स आए हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ध्यान दीजिए कि संशोधक जो है वो सर्वे वेसल है। ठीक है, संशोधक मतलब होता है रिसर्च करना। ठीक है, रिसर्च करना, संशोधक मतलब होता है रिसर्चर। ठीक है, रिसर्च करने वाला। ठीक है, तो इसी से नाम आया सर्वे करना, रिसर्च करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए ये जो है ये सर्वे वेसल है। ठीक है, इसको किसने बनाया? L&T ने और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने मिलकर बनाया है। ठीक है, ठीक है साथियों, और इसमें जानने वाली बात यह है कि SLV शिप्स विल रिप्लेस संध्या या क्लास। ठीक है, ये जो ये है सर्वे वेसल है, संशोधक क्लास, ये किसको रिप्लेस करेंगे? संध्यायक क्लास को। जैसे अभी हम लोग ने देखा था अर्नाला किसको रिप्लेस करेगा? अभय क्लास को। ठीक है, अर्नाला किसको रिप्लेस करेगा? अभय क्लास को, और ये सर्वे वेसल किसको रिप्लेस करेगा? संध्यायक क्लास को। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, यही 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, और तो है इसमें, और कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होंगे? तो यही चीज़ें हैं कि किसको रिप्लेस करेगा, कौन से नंबर की शिप है, क्या काम करती है। ठीक है, तो नंबर की शिप है फोर्थ, नाम क्या है? संशोधक, काम क्या करती है? सर्वे, क्योंकि संशोधक मतलब होता है रिसर्चर, तो इसलिए रिसर्चर सर्वे का काम करती है। ठीक है, और किसको रिप्लेस करेगी साथियों? संध्यायक क्लास को।
ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अभी हम लोग ने देखा था ना संध्यायक के बारे में, इसको रिप्लेस किया जाएगा। और अब कौन कौन से हैं? निर्देशक, इक्षाक और संशोधक। ठीक है, तो संशोधक किसको रिप्लेस करेगा? ये जो पहले आई थी, पहले शिप वेसल संध्यायक, उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसके बाद कौन से बचे हैं? निर्देशक, इक्षाक और संशोधक। ये सारे ही सर्वे वेसल क्लास हैं। ठीक है, सर्वे वेसल शिप्स हैं, सर्वे करेंगे। ठीक है, और इनको किसको इन्होंने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया है। ठीक है साथियों, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, संध्यायक, निर्देशक, इक्षाक और संशोधक। ठीक है, ये दिसंबर 21 में लॉन्च हुआ था, फिर ये मई 22 में लॉन्च हुआ था, ये नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, और ये अभी कल लॉन्च हुआ है 13 जून 2023 को। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बॉडी है वो कब इस्टेब्लिशमेंट में आई थी और उसका और चीज़ें इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये साइंटिफिक एजेंसी है। इट वाज फाउंडेड इन 1851। ठीक है, और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वे इन इंडिया आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1767। ठीक है, तो ये सेकेंड ओल्डेस्ट बॉडी है इंडिया में आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्म हुई थी 1767 में। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है? ये सर्वेस करती है, स्टडीज़ करती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसमें क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है? जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, विच हैज़ बीन फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उसको क्या मिला है? एक्रेडिटेशन मिला है ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग in recognition of human services it has rendered and high standards maintained in the field of earth science training। ठीक है, तो इनको जो अवार्ड मिला है उसका नाम है अति उत्तम। ठीक है, अति उत्तम, और इसको किसने दिया है? कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन ने। ठीक है, द टीम फ्रॉम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन NABET and quality control of India conducted on-site assessment and awarded the certificate of accreditation with grading of अति उत्तम। ठीक है साथियों, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, ये हैदराबाद वाले को मिला है। ठीक है, वैसे नागपुर में है, जयपुर में है, लखनऊ में है। रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं इसके 6। ठीक है, इसके रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, 6 रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं। और किसको अवार्ड मिला है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद वाले को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हैदराबादी बिरयानी अति उत्तम। ठीक है, हैदराबाद वाली जो बिरयानी होती है वो अति उत्तम होती है, तो हैदराबाद से याद रखिएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अति उत्तम, इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, अति उत्तम अवार्ड मिला है। ठीक है साथियों, आसान है, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर। ठीक है, तो बिपरजॉय जो नाम दिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, ध्यान करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश द्वारा ये नाम दिया गया है बिपरजॉय। ठीक है, और ये कहाँ आ रहा है? ये अरेबियन सी में आ रहा है साइक्लोन। ठीक है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। ठीक है, तो ये अरेबियन सी में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और क्या नाम, इसको नाम किसने दिया है? इसको नाम दिया है बांग्लादेश ने। ठीक है, तो BBA। ठीक है, तो याद रखिएगा, जॉय है BA करने में। ठीक है, BA करने में जॉय है, जॉय से याद रखिएगा बिपरजॉय, और BA से याद रखिएगा, B से बांग्लादेश इसको नाम दिया है और अरेबियन सी में आ रहा है। ठीक है, कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है कि बे ऑफ बंगाल में आया है या बांग्लादेश अरेबियन सी में आया है, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए B और A आपको एक निमोनिक फ्लैग बताया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जॉय किस में आता है? BA करने में। ठीक है, B से बांग्लादेश द्वारा नाम दिया गया है इसको, और A मतलब अरेबियन सी में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ जानने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों नशा मुक्त भारत अभियान से रिलेटेड। तो इसके रिगार्डिंग एक हल्की सी छोटी सी न्यूज़ निकली थी, तो इसलिए इंक्लूड कर दिया गया 13 जून को। ठीक है, तो हमको बस याद रखना है, नशा मुक्त भारत अभियान नाम से ही समझ में आ रहा है कि ड्रग डी एडिक्शन का ये एक कैंपेन है। ठीक है, ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन है। ठीक है, बस इसमें ध्यान देना है, कब लॉन्च हुआ था? ये 2020 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 2020 में ये लॉन्च हुआ था, और जो लॉन्च किया था वो थे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर लॉन्च हुआ था। इन 372 आइडेंटिफाइड मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, पैन इंडिया कैंपेन नहीं था, ये 372 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च हुआ था। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये कब लॉन्च हुआ था साथियों?
MBA नशा मुक्त भारत अभियान, ये 2020 में लॉन्च हुआ था। ठीक है साथियों, बस इसके अलावा और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब ये सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसका बेड़ा उठाया है, इसको कैंपेन को या इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का बेड़ा उठाया है। ठीक है, और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी? 372 आइडेंटिफाइड मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों धुबरी पोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो धुबरी पोर्ट की बस आपको लोकेशन जाननी है, ये असम में है। ठीक है, असम में है। ठीक है, धुबरी पोर्ट कहाँ है? असम में है। तो श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, तो उन्होंने ये मीट अटेंड की थी जिसमें अनलॉक हुआ है एग्जिम ट्रेड पोटेंशियल। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड पोटेंशियल ऑफ धुबरी पोर्ट। ठीक है, तो ध्यान देना है एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड पोटेंशियल कहाँ पे लॉन्च हुआ है या कहाँ के लिए रिलीज़ किया गया है? तो धुबरी पोर्ट के लिए रिलीज़ किया गया है। और धुबरी पोर्ट कहाँ है साथियों? ये आसाम में है। ठीक है, तो धुबरी से याद रखेंगे धूप। ठीक है, शाम को धूप नहीं होती ना, शाम को धूप नहीं होती है, तो शाम से याद रखेंगे आसाम और धूप से याद रखेंगे धुबरी। तो धुबरी पोर्ट कहाँ है साथियों? आसाम में है। ठीक है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, IWAI का, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो धुबरी पोर्ट के लिए मीट हुई थी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, तो धुबरी से क्या याद रखेंगे? धूप। धूप से धूप कब नहीं होती? शाम को नहीं होती, तो इसलिए आसाम। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका सक्सेसफुल कंक्लूजन हुआ है। अगर आपने पिछले वीडियोस फॉलो किए होंगे हमारे, तो हम लोग ने इसके बारे में बात की थी कि जॉइंट कमेटी जो है इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की मीटिंग कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड कमिटीज़, सब कमिटीज़ एंड टेक्निकल काउंसिल अंडर इंडिया UAE CEPA क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान देना कि टेक्निकल काउंसिल कहाँ बनेगी, किसके किसके बीच बनेगी? इंडिया और UAE के बीच। ठीक है, टेक्निकल काउंसिल। ठीक है, तो UAE में AE आता है। ठीक है, AE आता है। AE मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, और इंजीनियर ही होते हैं जो टेक्निकल काउंसिल को इस्टेब्लिश करते हैं या हेड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि टेक्निकल काउंसिल किसके अंडर में, किस किस देशों के बीच बन रही है? तो इंडिया तो याद ही रखेंगे, और UAE को कैसे याद रखेंगे? उसमें इंजीनियर होंगे, असिस्टेंट इंजीनियर, तो AE। ठीक है, तो UAE के बीच और इंडिया के बीच टेक्निकल काउंसिल इस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये हैक अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट है साथियों कि कुछ नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डबल करने की बात हो रही है, तो $100 बिलियन बाई 2030। ठीक है, $100 बिलियन जो है नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ये लोग इसके में डबल करेंगे, ट्रेड करेंगे बाई 2030। ठीक है, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये फिगर है नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है $100 बिलियन हो जाएंगे बाई 2030 तक का प्लान बनाया गया है। और टेक्निकल काउंसिल कौन फॉर्म करेगा साथियों? AE। ठीक है, AE से UAE। ठीक है, UAE। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ पढ़ लीजिएगा आप, ये ऐसे ही बस डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके यूज़ हो सकता है कि जो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड UAE है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 16.5%। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टेक्निकल काउंसिल कौन बनाएगा साथियों? AE, असिस्टेंट इंजीनियर, तो UAE। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि अंडर द विजन ऑफ @2047 ऑफ PM श्री नरेंद्र मोदी जी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग वाज टू फर्दर स्ट्रेंथन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सिस्टम इन कंट्री। ठीक है, टू मेक इंडिया डिजास्टर रेजिलिएंट। तो इसके लिए जो है धनराशि 8,000 करोड़ रुपए की आवंटित की गई है, किसको? डिजास्टर मैनेजमेंट को। फॉर व्हाट? टू मेक इंडिया डिजास्टर रेजिलिएंट। ठीक है, डिजास्टर रेजिलिएंट का मतलब होता है, रेजिलियंस मतलब होता है किसी चीज़ को भी मतलब पेशेंस के साथ हैंडल करना। ठीक है, वो रेजिलिएंट कहलाते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कितने रुपए का कितना फंड एलोकेट किया गया है? ₹8,000 करोड़। ठीक है, तो इसमें 5,000 करोड़ जो है ये किसके लिए होगा? टू मॉडर्नाइज फायर सर्विसेज अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है, फायर सर्विसेज के लिए
बहुत आग लग जाती है बिल्डिंग्स में, कई बार देखा गया है होटल्स में, बिल्डिंग्स में, तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए साथियों 5,000 करोड़ प्रोजेक्ट का जो है एलोकेशन किया गया है। नेक्स्ट है साथियों 2,500 करोड़ का जो है एलोकेशन हुआ है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अर्बन फ्लडिंग इन 7 मोस्ट पॉपुलस मेट्रोज। ठीक है, 7 मोस्ट पॉपुलर मेट्रोज कौन कौन से हैं? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको हैक से याद कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि 2,500 करोड़ प्रोजेक्ट जो है वो किसके लिए एलोकेट किया गया है? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अर्बन फ्लडिंग इन 7 मोस्ट पॉपुलस मेट्रोज। ठीक है, और 825 करोड़ रुपए जो है 825 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर लैंडस्लाइड मिटिगेशन फॉर 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये 5,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये फायर सर्विसेज के लिए यूज़ होगा, 2,500 करोड़ किसके लिए यूज़ होगा? अर्बन फ्लडिंग के लिए यूज़ होगा, और 824 करोड़ जो है ये रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होगा, लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये कितने में लगेगा? ये यूज़ होगा 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, अब हम लोग याद करते हैं साथियों कि इसको कैसे याद करना है। ठीक है, ये 7 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, 7 मोस्ट पॉपुलस मेट्रोज हैं। तो याद रखिएगा जब फ्लडिंग होती है तो हम अपना बैकपैक लेके निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम अपना बैकपैक लेके निकल जाते हैं ताकि हम लोग बच जाएं आराम से। ठीक है, तो फ्लडिंग होते ही हम अपना बैकपैक लेके निकल जाते हैं। एम से याद रखिएगा, HU से हैदराबाद और M से मुंबई। ठीक है, H से हैदराबाद और M से मुंबई। 1 मिनट इसको हम ना इरेज कर देते ताकि हम लोग आराम से ये जो हैक है अपना समझ लें, और जब एग्जाम में डेफिनेटली ही पूछा जाना है तो आराम से इसको बिना साइकोलॉजिकल प्रेशर में आए इस क्वेश्चन को हम लोग डिफीट कर दें। ठीक है साथियों, तो हम बैकपैक लेके निकल जाते हैं कब? जब अर्बन फ्लडिंग आती है। ठीक है, अर्बन फ्लड आता है। ठीक है, जब फ्लडिंग आती है तो हमसे याद रखिएगा HU से हैदराबाद और M से हो गया मुंबई। ठीक है, तो ये हमारा हम कंप्लीट हो गया। बैक से B से बेंगलुरु, A से अहमदाबाद, C से चेन्नई और K से कोलकाता। ठीक है, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता। और बैक से याद रखिएगा बैक से याद रखिएगा पुणे। ठीक है, तो हम बैकपैक लेकर निकल जाते हैं ना, तो हमसे याद रखिएगा हैदराबाद और मुंबई। बैक में कौन कौन से? बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सब ये सब पॉपुलस मेट्रोज हैं। ठीक है, और बैक से याद रखिएगा पुणे। और इनको कितना फंड एलोकेट किया गया है? 2,500 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किया गया है। इससे जस्ट डबल फायर सर्विसेज के लिए, 5,000 करोड़ फायर सर्विसेज के लिए, और 825 करोड़ किसके लिए? लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। और ये कितने स्टेट्स में लागू होगा या इम्प्लीमेंट होगा? 17 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको ये पूरा हैक अच्छा लगा होगा, और ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही डिकंस्ट्रक्ट कर दी गई है, छोटे छोटे हिस्सों में बताई गई है ताकि आपके दिमाग में आराम से ब्लॉक्स बन जाएं और इन ब्लॉक्स में चीज़ें स्टोर हो जाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों सागर परिक्रमा से रिलेटेड। ठीक है, सागर परिक्रमा से रिलेटेड हम लोग ने पिछले 2 वीडियोस में बात की थी, तो अगर आप सागर परिक्रमा के बारे में नहीं जानते हैं साथियों तो प्लीज़ पिछले 2 पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सप्लेन किया गया है सागर परिक्रमा के बारे में। यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे कि सागर परिक्रमा का जो फेज़ 7 है वो कंक्लूड हुआ है कहाँ साथियों? केरला में। ठीक है, हम लोग ने पिछले वीडियोज़ में देखा था कहाँ से शुरू हुआ था, गुजरात से शुरू हुआ था, फिर गोवा, मैंगलोर जैसे होते 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 ये कहाँ पहुँच गया है? केरला पहुँच गया, और ये 7th फेज है। ठीक है, 7th फेज है साथियों। ठीक है, गुजरात से शुरू हुआ था और अब ये 7th फेज में आ गया है अपने। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है? सागर परिक्रमा यात्रा में डायरेक्ट कंसर्न जानी जाती है फिशरमैन्स और उनसे रिलेटेड बिजनेस की। ठीक है, तो फिशर फोक्स, फिश फार्मर्स एंड कंसर्न स्टेक होल्डर्स आर कंसल्टेड डायरेक्टली टू इम्प्लीमेंट द स्कीम्स विच शैल बेनिफिट देम। ठीक है, विच शैल एमुलरेट देयर कंडीशंस। ठीक है, तो इसके लिए सागर परिक्रमा कराई जा रही है, सागर परिक्रमा स्कीम लॉन्च की जा रही है। ठीक है साथियों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर तरीके से विद बेसिक्स समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों।
नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, पीएम साहब ने लॉन्च किया है नया इनिशिएटिव ऑफ सेलिब्रेटिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एज गोद भराई सेरेमनी इन दौसा राजस्थान। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे कि नाम से पता चल रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, मातृ से मतलब मदर या मैटरनल, और वंदना मतलब मोर्टेलिटी या एफेक्शन। ठीक है, वंदना मतलब ऐसे होता है तो एफेक्शन। ठीक है, तो इनके बारे में बात कर रहा है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसको अब किस नाम से जाना जाएगा, कौन सी सेरेमनी के नाम से, गोद भराई सेरेमनी। ठीक है, गोद भराई सेरेमनी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डील करेगा। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको कहते हैं मातृ, उनके लिए है ये मातृ वंदना योजना। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होगा, ये इसमें होगा इनको पोषण किट मिलेगा फॉर हेल्थ ऑफ देयर बेबीज। ठीक है, बेबीज़ के लिए हेल्थी किट मिलेगा, पोषण किट मिलेगा, जिसमें जिसमें स्पॉन्सर्स चीज़ें होंगी, जैसे कि कुछ सप्लीमेंट्स हो गए, फूड सप्लीमेंट्स होगा, कुछ आयरन टैबलेट्स होंगी, एनीमिया ना हो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होंगी, बेबी पाउडर्स होंगे, बेबी नरिशमेंट्स होंगे, ऐसे कर करके हेल्थी किट या पोषण किट्स में सामान दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि मातृ वंदना योजना को गोद भराई सेरेमनी के नाम से जाना जाएगा, और इसका अनाउंसमेंट कहाँ हुआ था, दौसा राजस्थान। ठीक है, दौसा राजस्थान। ठीक है साथियों, तो याद रखेंगे वंदना जो है वो गोद भराई से रिलेटेड है। ठीक है, वंदना जो है गोद भराई से रिलेटेड है, और गॉड क्या होता है, राजा होता है। ठीक है, राजा होता है, तो राजस्थान में इसका अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, तो वंदना से याद रखेंगे, वंदना मतलब गोद भराई। ठीक है, गोद भराई, और गोद से याद रखेंगे गॉड। गॉड कौन होता है, राजा होता है, जो राजा होता है वो अपने आप को गॉड समझता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो राजस्थान में ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, या इस सेरेमनी को ये नाम राजस्थान में दिया गया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा, और ये हैक जो बताई है छोटी सी, ताकि आपको आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई भी तकलीफ ना हो एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हम कई तरह के स्ट्रेस से हैंडल करते हैं, जैसे कभी ये हुआ कि हम लोग लेट पहुंचे, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, हमारा सिस्टम नहीं काम कर रहा है, या हमें शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उससे साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो इस साइकोलॉजिकल प्रेशर को रिलीज़ करने से सबसे अच्छा तरीका है कि आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकें। वो तभी कर सकेंगे जब हम अच्छी तरीके से हमारी प्रिपरेशन होगी, और हमारे ये जो हैक्स हैं हमारे साथ रहेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, एक प्रोग्राम से रिलेटेड जिसका नाम है विज्ञान विदुषी। ठीक है, विज्ञान विदुषी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये किस डिसिप्लिन में होगा, सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये फिजिक्स के डिसिप्लिन में होगा। ठीक है, 3 वीक समर प्रोग्राम है, और ये एड्रेस करेगा जेंडर बैलेंस इन द डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स एट डॉक्टरेट लेवल। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं, डॉक्टरेट लेवल पे। ठीक है, स्टार्ट्स एट HBCSE मतलब होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इन मुंबई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इतनी ही बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ 3 लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विदुषी किस डिसिप्लिन में काम करेगा, विज्ञान विदुषी प्रोग्राम जो है वो फिजिक्स के डिसिप्लिन में काम करेगा, डॉक्टरेट लेवल पे काम करेगा, और होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो विज्ञान विदुषी से आप समझ ही रहे हैं, विज्ञान मतलब साइंस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे PhD। ठीक है, ये हैक है PhD। ठीक है, विज्ञान विदुषी के लिए क्या है, PhD जरूरी है। ठीक है, P से याद रखेंगे फिजिक्स के डिसिप्लिन, H से याद रखेंगे होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, साइंस एजुकेशन, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इसको लॉन्च करेगा होमी भाभा, और D से क्या याद रखेंगे साथियों, डॉक्टरेट लेवल पे काम करेगा ये। ठीक है, डॉक्टरेट लेवल पे काम करेगा। इन्हीं तीनों डायमेंशन से क्वेश्चन फॉर्म होंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कैसे याद रखना है, विज्ञान विदुषी जो है उसके लिए PhD चाहिए, P से फिजिक्स के डिसिप्लिन में ये काम करेगा, H से याद रखेंगे होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ये इनिशिएट कर रहा है, कहाँ पे, मुंबई में, और D से डॉक्टरेट लेवल पे ये काम होगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये हैक समझ में आया होगा। ठीक है, विज्ञान विदुषी में क्या चाहिए, PhD चाहिए। ठीक है, और 3 वीक समर प्रोग्राम है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ऐसे ही न्यूज़ है साथियों है कि उधमपुर डोडा जो है, उधमपुर डोडा ये जम्मू में है। ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ 550 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया, सेज जितेंद्र सिंह। ठीक है, ये ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैविंग 3 मेडिकल कॉलेजेस एंड एम्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे पर्पल रिवॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, हायर देन आईफल टावर। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, लॉन्गेस्ट रोड टनल अक्रॉस कंट्री इज लोकेटेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। कौन सी? उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जम्मू में रिलेटेड है। ठीक है, the establishment of intermodal station at Katra located in this constituency will open numerous opportunities for people in terms of religious tourism। ठीक है, तो ध्यान देना। और ये कटरा जो हम लोग जाते हैं ना, वैष्णो देवी, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। ठीक है साथियों, तो उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्पल रिवॉल्यूशन है, रेलवे ब्रिज है जो कि आईफल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है, और पर्पल रिवॉल्यूशन है, और 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं और एम्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये उधमपुर डोडा कहाँ है? जम्मू में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा उधम मचाते हैं ना टेररिस्ट। सबसे ज़्यादा टेररिस्ट कहाँ उधम मचाते हैं? उधम से याद रखिए, कहाँ उधम मचाते हैं, बदमाशी करते हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो उधमपुर जो उधम जहाँ मचती है वो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर रीजन है, जहाँ पे आए दिन टेररिस्ट घात लगाए बैठे रहते हैं। बट सैल्यूट टू आर इंडियन फोर्सेस कि वो उन्हें नाकाम कर देती हैं उनकी नापाक कोशिशों को। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, हम लोग ने इसके बारे में काफ़ी बात की थी पिछले वीडियोस में। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप एंड एजुकेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो होगी, 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की एंड एजुकेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो होगी वो पुणे में होगी। ठीक है, वो पुणे में होगी। इसके लिए शिक्षा संकल्प का जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, शिक्षा संकल्प का। ठीक है, पुणे से क्या याद रखना है, और आपको क्या याद आएगा कि अर्बन फ्लडिंग में पुणे इंक्लूडेड है। अर्बन फ्लडिंग में होगा क्या साथियों कि हम बैकपैक लेके निकल जाएंगे। ठीक है, हम बैकपैक लेके निकल जाएंगे। ठीक है, बैकपैक लेकर अर्बन फ्लडिंग आएगी तो हम बैकपैक लेकर निकल जाएंगे। हमसे याद रखिएगा हैदराबाद और मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सी से चेन्नई, के से कोलकाता, और पैक से याद रखिएगा पुणे। ठीक है, तो हम लोग ने पुरानी जो अभी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने पढ़ी थी उसको भी हम लोग ने रिवाइज कर लिया है। और पुणे में ही एजुकेशन वर्किंग ग्रुप एंड एजुकेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग होगी। ठीक है साथियों, विद द थीम ensuring foundational literacy and numeracy FLN। ठीक है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग मतलब ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें और कुछ मॉडर्न चीज़ें, उसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट अब हम लोग बैंकिंग और एक फाइनेंस सेगमेंट देख लेते हैं साथियों। तो इस बैंकिंग एंड फाइनेंस सेगमेंट में सबसे पहली न्यूज़ है इवॉल्व मिशन से रिलेटेड। ठीक है, इवॉल्व सबसे पहले याद रखेंगे कि ईवी के लिए, इसके नाम में ही ईवी है। ठीक है, तो ईवी प्रमोशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन के लिए ये मिशन जो है इनिशिएट किया गया है। ठीक है, अब इवॉल्व मिशन में कौन कौन इन्वॉल्व है तो याद रखेंगे न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ इन्वॉल्व है। ठीक है, न्यूज़ इवॉल्व हो रही है, ध्यान रखेंगे। एन से नीति आयोग है। ठीक है, ई से कौन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड ऑफ कोरिया, डब्ल्यू से वर्ल्ड बैंक, और एस से सिडबी। ठीक है, तो इसमें जो है न्यूज़ इवॉल्व मिशन में कौन इन्वॉल्व है, न्यूज़ इन्वॉल्व है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ईवी का क्या है यहाँ पे उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि जो भी एमएसएमईज हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्पेस में काम कर रही हैं, उनको फंडिंग दी जा सके। ठीक है, तो इवॉल्व मिशन का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक है, इसको कौन लॉन्च किया है, न्यूज़ ने। एन से नीति आयोग, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड ऑफ कोरिया, डब्ल्यू से वर्ल्ड बैंक, और एस से सिडबी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है कि जो है 2030 तक ये टारगेट किया गया है कि 30% ईवी पेनिट्रेशन हो जाना चाहिए इंडिया में। ठीक है, इसी संदर्भ में अप्रैल में सिडबी ने लॉन्च किया था पायलट स्कीम मिशन 50,000 ईवी फॉर इको, designed to fund MSMEs that struggle to acquire loans to purchase EVs for commercial use। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये हैक अच्छा लगा होगा और ये न्यूज़ पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों IIP से रिलेटेड। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी,
और सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटीज़ का ये पूरा एक इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इसको कौन रिलीज़ करता है साथियों? इसको CSO रिलीज़ करता है, जिसका मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, और ये हर महीने रिलीज़ की जाती है 12th को। ठीक है, ये तो ये मंथली इंडेक्स है। ठीक है, विथ 6 वीक्स लैग। ठीक है, 6 वीक्स लैग, ध्यान दीजिएगा 6 वीक्स लैग है और हर मंथ रिलीज़ किया जाता है। ठीक है साथियों, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो मेन सेक्टोरल बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इसके इंडेक्स क्या है? फॉर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 122.5, 138.1 और 192.3। ठीक है साथियों, इसके बाद यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या क्या है? प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स। ठीक है, अभी हम लोग इसकी पूरी टेबल देखेंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसकी चीज़ें और अच्छे से टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। साथियों, पहले ये जान लेते हैं कि IIP क्या है। दिस IIP मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, यूजुअली अ मंथ। ठीक है, तो मंथली इसका मंथली रिलीज होता है IIP। ठीक है, ये ट्रैक करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसके कंपोनेंट्स को। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, अभी हम लोग ने ये पीछे देखा था। ठीक है, और इसकी कंपोनेंट्स क्या क्या है? ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो ये सेक्टोरल क्लासिफिकेशन है, जो अभी हम लोग ने बात की थी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये पुराना डेटा है, ये बस क्लासिफिकेशन के लिए आपको ये पिक यूज़ की गई है। ठीक है, तो इसमें यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या क्या है? प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं इसकी कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इसके कंपोनेंट्स है साथियों, इलेक्ट्रिसिटी, 7 कंपोनेंट्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सॉरी 8 और इंडस्ट्रीज हैं दैट कंप्राइज अबाउट 40% ऑफ वेट्स इन IIP। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है याद रखिएगा। नेचुरल क्रॉक्स, ठीक है, नेचुरल क्रॉक्स, नेचुरल से नेचुरल गैस, C से कोल, R से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, O से ऑयल, फिर C से सीमेंट, फिर K से खाद, खाद खाद मतलब फर्टिलाइजर। ठीक है, खाद मतलब फर्टिलाइजर, याद रखिएगा, और S से स्टील। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, जो 8 कंपोनेंट्स है IIP के, वो क्या है? वो नेचुरल क्रॉक्स हैं। नेचुरल क्रॉक्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं। नेचुरल से नेचुरल गैस, और क्रॉक्स से फिर से देख लेते हैं, कोल, रेजिडुअरी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ऑयल, सीमेंट, K से खाद मतलब फर्टिलाइजर, और S से स्टील। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट हमने आपको एक निमोनिक के फॉर्म में बता दिया, ताकि आराम से आप कभी भी क्वेश्चन आए, कभी भी आप एग्जाम दें और ये क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसको टिक मार्क करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, और ये रिलीज कौन करता है IIP? अभी हमने बताया CSO। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सेक्टोरल क्लासिफिकेशन में क्या है? सेक्टोरल क्लासिफिकेशन में है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसमें क्या है? 8 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? अभी हम लोगों ने देखा, नेचुरल क्रॉक्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो आप यहीं से याद कर लेंगे, वो तो होएगा ही, प्लस माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से आएंगे? तो नेचुरल क्रॉक्स, नेचुरल गैस, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ऑयल, कोल, खाद मतलब फर्टिलाइजर और स्टील। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको ये पूरा क्रॉक्स, नेचुरल क्रॉक्स वाला हैक अच्छा लगा होगा, और ये दोनों क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होंगे। मंथ 6 वीक लैग के साथ आता है IIP। ठीक है, और मंथली रिलीज़ किया जाता है। बेस ईयर इसका है 2011-12, जो कि चेंज कर दिया गया है 2004-2005 से इन द ईयर 2017। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका बेस ईयर है 2011-12, जो कि चेंज किया गया है किससे? 2004-2005 से, किस साल में? 2017 में। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी कौन निकालता है साथियों? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी NSO निकालता है। हम लोग ने अभी पढ़ा था पीछे, जो IIP है ना,
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको भी NSO निकालता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी NSO निकालता है, ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो फूड प्राइस से क्या इन्फ्लेशन पे प्रभाव पड़ रहा है, ये जानने की कोशिश होती है उसमें, ठीक है। तो ये मंथ में का आ गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। तो जो CPI जनरल है वो कंबाइंड है 4.25, और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 2.95 है, ठीक है। और इसका इंडेक्स कितना है, इंडेक्स हमेशा 100 के बेसिस पे देखा जाता है ना, और जो जनरल चीज़ें होती है वो परसेंटेज के फॉर्म में देखी जाती हैं। तो CPI जनरल का इंडेक्स है 179, और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स का है 177 कंबाइंड, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन का जो एक तरीके का इंडेक्स है ये, तो इसमें जो है रूरल इन्फ्लेशन है 4.17, और अर्बन इन्फ्लेशन है 4.27, और कंबाइंड है 4.25। उसी तरीके से कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 3.19 रूरल एरिया में है, और 2.43 अर्बन एरिया में। अब फूड प्राइस इंडेक्स रूरल एरिया में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोसेस फूड्स होते हैं, फूड प्राइसेस जो होते हैं, फूड प्रोसेस फूड्स होते हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया में बनते हैं। उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए यहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए 3.19 इसका ज़्यादा है, और इसका 2.43 कम है, ठीक है साथियों। और इसका जो कंबाइंड है वो 2.91 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, हम कहेंगे, और इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको रिलीज़ कौन करता है साथियों, इसको रिलीज़ करते हैं NSO, ये भी मंथली बेसिस पे आता है, ठीक है, मंथली बेसिस पे आता है। इनका बेस ईयर क्या है, 2012, ठीक है, और ये इंडेक्स है 100, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जो कि 25 मंथ लो है 14.25% में। अभी हमने पीछे देखा था ना, रूरल में है 4.175, और अर्बन में है 4.27, जिसका एवरेज हो गया 4.25, कंबाइंड हो गया 4.25 रिटेल इन्फ्लेशन है इंडिया का, ठीक है। जो कि टारगेट में है, ठीक है, मीडियम टर्म टारगेट में है RBI का टारगेट क्या है, टारगेट इन्फ्लेशन बैंड क्या है, 2 से 6 प्लस माइनस, ठीक है। तो इसी के बीच में रहना चाहिए, 2% से कम नहीं होना चाहिए, और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग है RBI की, ठीक है। तो इसमें कितना है 4%, जो कि बहुत ही अच्छा माना गया है, ठीक है। तो 4.25% क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन है। दोनों फिगर्स हम लोग ने पिछली वाली स्लाइड में देख लिए हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साथियों एक MOU साइन हुआ है, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड। तो MOU was signed between Directorate General Resettlement under Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence and Kotak Mahindra Life Insurance, ठीक है। This endeavors to bring corporate companies and ex-servicemen on a common platform to generate employment opportunities for ex-servicemen of defense services, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक्स सर्विसमैन का जो सर्विसेज में होता है कोटा होता है, ठीक है, कोटा होता है एक्स सर्विसमैन का, ठीक है। जो आर्मी रिटायर्ड पर्सनल होते हैं उनको कुछ कोटा मिलता है, कुछ रिजर्वेशन मिलता है जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो वैसे ही याद रखेंगे, एक्स सर्विसमैन को जो है वेलफेयर के लिए कोटा मिला है, कोटा से याद रखेंगे कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ MOU साइन अप किया गया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो न्यूज़ और है साथियों। NPCI जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने UPI प्लगइन लॉन्च किया है रिंग के साथ, ठीक है। NPCI ने रिंग किया है UPI को, ठीक है, ऐसे याद रखिए, NPCI ने रिंग किया है UPI को, ठीक है, UPI को, ठीक है। तो रिंग, इंडिया लीडिंग डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म, हैज पार्टनर्ड विद NPCI to add its new UPI launched UPI plugin functionality to Ring's pre-executed suite of digital services, ठीक है। तो NPCI ने क्या किया है, रिंग किया है किसको, UPI को रिंग किया है। तो ये UPI रिंग का UPI प्लगइन लॉन्च किया है NPCI के साथ, ठीक है, NPCI के साथ। नेक्स्ट है साथियों रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। तो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में रिलायंस जो है वो है 45th रैंक पे, ठीक है, 45th रैंक पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में। और सबसे ऊपर है कौन, JP मॉर्गन, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है 45th रैंक पे कौन है साथियों, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं, UPI को रिंग किया है किसने, NPCI ने UPI को रिंग किया है,
NPCI ने, ठीक है। तो रिंग जो है, रिंग ने नया प्लगइन लाया है UPI के लिए NPCI के साथ मिलके, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की क्या रैंक है, 45th रैंक है ग्लोबल 2000 की लिस्ट में। और इसमें टॉप पे कौन है, JP मॉर्गन, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों इंडियन ओवरसीज बैंक से रिलेटेड, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है माई अकाउंट माई नेम, एक स्कीम है या इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत आप अकाउंट होल्डर्स को 15 डिजिट अकाउंट नंबर अपना नहीं याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी प्रोसेस के लिए, इजी बैंकिंग यूजर्स के लिए ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, किसका, ओवरसीज बैंक का, इंडियन ओवरसीज बैंक का है, ठीक है। तो आपको ओवरसीज जब आप रहेंगे, जब ओवरसी मतलब समंदर पार करके दूसरे देश में जाएंगे, तो आपको अकाउंट और अपना नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक आपके साथ है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि किसकी इनिशिएटिव है, माई अकाउंट माई नेम। तो जब आप विदेश जाएंगे ओवरसीज पार करके, सीज पार करके, ओवरसीज पार करके, तब आपको अकाउंट और नेम आपका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे किसकी इनिशिएटिव है, ये इंडियन ओवरसीज बैंक की है, ठीक है। ओवरसीज जाने पे आपको अकाउंट और नेम अपना नहीं याद रखना पड़ेगा, इसलिए इंडियन ओवरसीज बैंक की ये इनिशिएटिव है। अब सेबी से कुछ इन्फॉर्मेशन है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया है टू इन्वेस्ट इन रेपो ट्रांजैक्शंस ऑन कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आप जानते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है ओवरनाइट बेसिस के लिए, ठीक है, ओवरनाइट मनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू बूस्ट growth of corporate bond market, regulator SEBI on Thursday allowed mutual funds to invest in repo transaction in securities such as commercial papers and certificate of deposits, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि रेपो ट्रांजैक्शन किस में आप कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स में और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों न्यूज़ है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक से रिलेटेड। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है नई डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है विकास आशादीप 400 डेज, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट रेट 7.5% मिलेगा फॉर सीनियर सिटीजन एंड 7% फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है। तो विकास आशादीप किसके स्कीम है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की, ठीक है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की क्या स्कीम है, विकास आशादीप, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों साउथ इंडियन बैंक की एक स्कीम है स्विफ्ट, विच विल प्रोवाइड हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। तो ये स्विफ्ट जो है, ये स्विफ्ट अकाउंट ओपनिंग होता है कहाँ पे, साउथ इंडिया में। कैसे याद रखेंगे, जो अकाउंट ओपनिंग स्विफ्ट कहाँ होती है, वो नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है, ईस्ट इंडिया में नहीं होती, वेस्ट इंडिया में नहीं होती, वो सबसे नीचे होती है, मतलब साउथ इंडिया में होती है। दिस platform will provide user-friendly and intuitive interface which provides clear instructions and visual cues to guide both customers and bank representatives through each step, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए, जो स्विफ्ट अकाउंट ओपनिंग के लिए कहाँ इनिशिएटिव लिया गया है, साउथ इंडिया में, मतलब साउथ इंडियन बैंक में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है साथियों एम्प एनर्जी इंडिया है, उन्होंने सिक्योर किया है $215 मिलियन फंडिंग फ्रॉम SMBC, ICG एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, ठीक है। तो एम्प एनर्जी इंडिया जो कि लीडिंग एनर्जी ट्रांसमिशन प्लेटफॉर्म है और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी है, हैज सिक्योर्ड अप टू $250 मिलियन टू सपोर्ट इट्स ग्रोथ, ठीक है। तो जापान के साथ, AIB के साथ और इंटरमीडिएट कैपिटल ग्रुप के साथ इन्होंने समझौता किया है या इनसे अपनी फंडिंग सिक्योर की है, ठीक है। कितनी, 250 बिलियन फंडिंग, ठीक है। एम्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से तीनों को। विकास ग्रामीण बैंक, विकास आशादीप, स्विफ्ट अकाउंट ओपनिंग इन साउथ इंडिया बैंक, AMP एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये न्यूज़ लाइवमेंट की थी तो हमने एक पिक कर लिया है। तो हुंडई मोटर इंडिया ने साइन किया हार्दिक पांड्या एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर एक्स्टर, ठीक है। एक्स्टर इनकी नई कार होगी, तो हुंडई मोटर ने किसको साइन किया है ब्रांड एम्बेसडर के लिए, हार्दिक पांड्या को, ठीक है। H से हार्दिक और H से हुंडई मोटर है, वैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या को साइन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और इसकी थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, ठीक है। तो और इसकी होस्ट कंट्री है ब्लड की अल्जीरिया इस बार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, चाहे आप एग्जाम में डेट ना भले याद रखिए पर उसकी थीम और उसकी होस्ट कंट्री जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, ठीक है। तो ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा और इसको हमेशा शेयर करते रहना चाहिए ब्लड को, ठीक है। तो यही इस बार की थीम है ब्लड डोनर की, ठीक है, ब्लड डोनर डे की, जो कि 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो
होस्ट कंट्री है वो है अल्जीरिया, ठीक है। और ब्लड डोनर डे पहली बार 2005 में सेलिब्रेट किया गया था। कब सेलिब्रेट किया गया था साथियों? 2005 में, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस सेगमेंट में कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करेंगे। तो WHO अवार्ड मिला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म को व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ठीक है। इसको WHO की तरफ से अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में? हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में, हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में इसको मिला है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट्री हैज बीन डायरेक्टेड बाय वंदिता सहारिया ऑफ राजस्थान, ठीक है। शी इज द ओनली इंडियन अमंग विनर्स। तो ध्यान दीजिएगा, WHO अवार्ड किस लिए मिला है? क्लाइमेट चेंज के लिए मिला है। और किसने डायरेक्ट किया उसको? वंदिता सहरिया ने, ठीक है, जो राजस्थान की है, ठीक है। राजस्थान से एक चीज़ और क्या याद आई हम लोग को? राजस्थान में जो है राजा अपने आप को गॉड मानता है, तो गॉड से गोद भराई, ठीक है। और गोद भराई किस सेरेमनी से रिलेटेड, किस स्कीम से रिलेटेड है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी पे काम करती है और प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थ किट्स, पोषण किट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम लोग ने जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी वो भी रिट्रीव करके आराम से रिवाइज कर ली, ठीक है। और इसमें क्या है? WHO अवार्ड किसको मिला है साथियों? एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, जिसको डायरेक्ट किया है वंदिता सहरिया ने, राजस्थान की है, ठीक है साथियों। शी वॉज द ओनली इंडियन अमंग विनर्स, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इंडेक्स आया है साथियों, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के नाम से 2023। इसको कौन जारी करता है या रिलीज करता है? वॉक फ्री फाउंडेशन, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? जो स्लेव होते हैं वो फ्रीली वॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो स्लेव होते हैं वो फ्रीली वॉक नहीं कर सकते, इसलिए उनको फ्री वॉक करवाने के लिए वॉक फ्री फाउंडेशन इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स निकालता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने लायक हैं, जो आपके डिस्क्रिप्टिव में काम आ सकती हैं। इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड US आर अमंग टॉप 20 जी कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ फोर्स लेबर्स, ठीक है। वैसे तो सबसे ज़्यादा फोर्स लेबर्स हैं नॉर्थ कोरिया में, पर G20 की बात करें, G20 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो फोर्स लेबर्स हैं वो इंडिया में है, इसीलिए ये रिपोर्ट को इंक्लूड किया गया है आपके इस सेगमेंट में, ठीक है साथियों। एक बार बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी चीज़ें जानने लायक नहीं है या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों स्पोर्ट्स सेक्शन से। तो स्पोर्ट्स में साथियों फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 में यूरुग्वे ने इटली को हराया है, ठीक है। यूरुग्वे ने इटली को हराया है और ये कहाँ हुआ है? अर्जेंटीना में, ठीक है। तो सारे वॉवल्स इसमें यूज हुए, UIA, ठीक है। वर्ल्ड कप में सारे वॉवल्स यूज हुए हैं, UIA। यूरुग्वे ने इटली को हराया है अर्जेंटीना में, तो ध्यान दीजिएगा UIA, ठीक है। यूरुग्वे बीट इटली by 1-0 to win its first under 20 वर्ल्ड कप टाइटल held in अर्जेंटीना, ठीक है। फ्रांस फिनिश थर्ड, ठीक है। फ्रांस जो है थर्ड आया था डिफीटिंग साउथ कोरिया, ठीक है। यहाँ तक याद रखिएगा, UIFK, ठीक है। यूरुग्वे, इटली, फ्रांस, कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो कहीं पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग है, ठीक है। नाइजीरिया ने जो है गोल्डन बूट अवार्ड जीता है विद 10 गोल्स, ठीक है। 10 गोल्स के नाइजीरिया ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है इसको, ठीक है। और अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं थियागो अल्मेडा, उनको गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है, ठीक है। अर्जेंटीना के जो थियागो अल्मेडा हैं उनको गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है, ठीक है। और जो टूर्नामेंट होता है हर 2 साल में होता है, इवेंट और नंबर ईयर्स, ठीक है। जैसे 23 में हुआ, फिर 25 में होगा, 27 में होगा, ऐसे, ठीक है। हर 2-2 साल में और नंबर ईयर्स में होता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं किस फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप UIA, ठीक है। अंडर 20 U20 से याद रखिएगा UIA, ठीक है। UIA, यूरुग्वे ने इटली को हराया है अर्जेंटीना में, ठीक है। फ्रांस ने थर्ड आया है और साउथ कोरिया फोर्थ आया है, ठीक है। नाइजीरिया को गोल्डन बूट अवार्ड मिला है विद 10 गोल्स और अर्जेंटीना के थियागो अल्मेडा को मिली है गोल्डन बॉल अवार्ड एज टूर्नामेंट्स बेस्ट प्लेयर, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों जूनियर एशिया कप से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें इंडिया ने कोरिया को हराया है अपना पहला क्राउन जीतने के लिए, अपनी पहली विन लेने के लिए, किसमें? जूनियर एशिया कप में, ठीक है। तो इंडिया, ये कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है। जापान में हुआ था ये। इंडिया ने कोरिया को हराया है जूनियर एशिया कप में, ठीक है।
तो इसमें से 2 अवार्ड इंडियन टीम के प्लेयर्स को मिले हैं। प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल्स का, वो इंडियन कैप्टन प्रीति को मिला है, ध्यान दीजिएगा प्रीति को, ठीक है, प्रीति को। और राइजिंग स्टार प्लेयर जो है अंजलि वर्मा है इंडिया से, ठीक है। बाकी आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कि जूनियर एशिया कप कहाँ हुआ था। पहले तो जापान में हुआ है, जे से जापान और जे से जूनियर एशिया कप, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ये हॉकी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें इंडिया ने कोरिया को हराया है, ठीक है, इंडिया ने कोरिया को हराया है, इंडिया ने कोरिया को हराया है। और इंडियन की 2 प्लेयर्स हैं, उनको अवार्ड भी मिले हैं, राइजिंग स्टार प्लेयर अंजलि बारवा और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल्स में इंडियन कैप्टन प्रीति को। तो इस जो जूनियर एशिया कप है उसमें लीड किया था प्रीति ने, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, ध्यान दीजिएगा, छोटी सी न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो विमेन से रिलेटेड है और ये पहला विनिंग है जूनियर एशिया कप में इंडिया की, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एंड में ये मिसलेनियस न्यूज़ है, बस देख लेते हैं जाते जाते कि सेंटर ने बैन किया है 150 एंटी इंडिया साइट्स, ठीक है, 150 एंटी इंडिया साइट्स यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स इन 2 years, ठीक है। और ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, कितनी एंटी इंडिया साइट्स हैं, 150 एंटी इंडिया साइट्स को सेंटर ने ब्लॉक किया है, ठीक है, सिंस May 2021, मतलब 2 सालों में 150 एंटी इंडिया साइट्स को ब्लॉक किया गया है, ठीक है, ताकि वो अपना एंटी इंडिया एजेंडा अपना डिसमिनेट कर पाए, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे साथियों हमारा ये न्यूज़ एनालिसिस खत्म होता है। आशा करते हैं आपको न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ ट्रिक्स और हैक्स पसंद आए होंगे। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए सेगमेंट और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।